प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं आपका अध्यापक आनंद कुमार शुक्ल हूँ। पूर्व की कक्षाओं में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन और विभिन्न नामकरणों की सविस्तार चर्चा की थी। पिछली कक्षा में हमने विभिन्न विद्वानों द्वारा जो नामकरण किया गया उस नामकरण के आधारभूत तत्वों के बारे में जाना और समझा था। पिछली कक्षा में हम चर्चा कर रहे थे कि जब हिंदी साहित्य के विविध इतिहासकार अलग अलग ढंग से किसी काल या उस काल खंड के भीतर मौजूद उपवर्ग को कोई नाम दे रहे थे, तो उस नाम देने के पीछे के उनके तर्क क्या थे और किन किन आधारों पर उन्होंने नामकरण किया। यदि प्रमुख प्रवृत्ति मिली तो, यदि प्रमुख प्रवृत्ति नहीं मिली तो कोई सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक घटना या व्यक्ति के आधार पर, और इस तरीके के विविध तरीके या पैटर्न जिनका अनुसरण विभिन्न विद्वानों ने किया। एक स्वरूप अन्य था कि कर्ता के आधार पर भी आधुनिक काल में कुछ नामकरण किए गए थे, लेकिन आधुनिक काल से पूर्व लेखक या रचनाकार के नाम को आधार बनाकर किसी कालखंड अथवा उस कालखंड के किसी भी उपवर्ग का नामकरण नहीं किया गया था। तो इन सब बातों की विस्तार से चर्चा हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं। आज इस कक्षा में हम यह जानेंगे कि अलग अलग विद्वानों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते समय किस प्रकार से काल विभाजन को प्रस्तुत किया है। बिल्कुल सीधे सीधे अलग अलग इतिहास ग्रंथ हैं, उन इतिहास ग्रंथों के रचयिता हैं, उनकी अपनी एक इतिहास दृष्टि है और उस इतिहास दृष्टि के आधार पर उन्होंने अपने तय काल विभाजन प्रस्तुत किया है। तो आज हम क्रम से देखेंगे कि जो हिंदी के विभिन्न इतिहास ग्रंथ हैं, उन इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन का क्या स्वरूप है। यदि हम कालक्रम की दृष्टि से देखें तो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास हिंदी में नहीं लिखा गया बल्कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया, फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी द्वारा। उस इतिहास ग्रंथ का नाम था इस्तवार de la littérature हिंदुई हिंदुस्तानी। उससे पहले भी ऐसा नहीं है कि इतिहास ग्रंथ नहीं रचे गए, लेकिन जो इतिहास के नाम पर ग्रंथ रचे गए, जैसे भक्तमाल या वैश्रवण की वार्ता के विविध उपक्रम, 84 वैश्रवण की वार्ता या इत्यादि, उन्हें आधुनिक संदर्भों में तो इतिहास माना ही नहीं जा सकता है। लेकिन यह जो हम गारसा द तासी के ग्रंथ को प्रथम इतिहास कह रहे हैं हिंदी साहित्य का, उसे भी कई विद्वान हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास मानने से इनकार करते हैं। बहुत संदेह है, कुछ विद्वान कहते हैं कि उसे माना जाना चाहिए और कुछ विद्वान कहते हैं कि उसे नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि उसके बाद में प्रकाशित हुए ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ को हिंदी साहित्य का पहला इतिहास माना जाना चाहिए। लेकिन अब हम शुरुआत गारसा द तासी के ग्रंथ से ही कर रहे हैं। वास्तव में गारसा द तासी ने किसी भी प्रकार के काल विभाजन की कोशिश ही नहीं की, कोई काल विभाजन नहीं है। और इसी को आधार बना करके किशोरी लाल गुप्त ने कहा
कि उनके भीतर इतिहास दृष्टि ही नहीं थी, इतिहास दृष्टि का अभाव था। लिहाजा गारसा दतासी के इतिहास ग्रंथ को हमें हिंदी साहित्य का पहला व्यवस्थित इतिहास ग्रंथ या इतिहास ग्रंथ ही नहीं मानना चाहिए। मैं आपको उनका कथन सुनाता हूँ बहू जो उन्होंने लिखा है। तासी ने अपने ग्रंथ को हिंदुई और हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास कहा है, पर यह इतिहास नहीं है, क्योंकि इसमें न तो कवियों का विवरण काल क्रमानुसार दिया गया है, न काल विभाग किया गया है, और अब काल विभाग ही नहीं है तो प्रवृत्ति निरूपण की आशा ही कैसे की जा सकती है। तो चूंकि गारसा दतासी के ग्रंथ में काल विभाजन किया ही नहीं गया है और हमारी कक्षा आधारभूत ढंग से उसी काल विभाजन को प्रस्तुत कर रही है, तो अब गारसा दतासी की चर्चा करना अर्थपूर्ण नहीं। कालक्रम की दृष्टि से दूसरा इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। यह इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया था। जो कमी गारसा दतासी के इतिहास ग्रंथ में मौजूद थी, लगभग वही कमी शिव सिंह सरोज में भी उपस्थित थी। और इसीलिए जैसे कई विद्वान गारसा दतासी के ग्रंथ को प्रथम इतिहास ग्रंथ नहीं मानते हैं, उसे केवल कवि विवरण या कवि विवरण का संग्रह मानते हैं, उसी प्रकार से ऐसे विद्वानों की कमी नहीं है जो शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ शिव सिंह सरोज को भी हिंदी साहित्य के मूल इतिहास के तौर पर स्वीकार नहीं करते, उसको प्रामाणिक इतिहास नहीं मानते हैं, उसमें कहते हैं कि इतिहास दृष्टि मौजूद थी ही नहीं। जो पहली बार काल विभाजन की कोशिश की गई वह थी ग्रियर्सन द्वारा प्रस्तुत किताब द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान या नॉर्दर्न हिंदुस्तान। और विद्वानों का एक बड़ा वर्ग इसको हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास मानता है। लेकिन फिर भी अगर कभी परीक्षा में बहुविकल्पीय तरीके से पूछ लिया जाए कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसे कहा जाएगा, तो यदि विकल्प में गारसा दतासी की पुस्तक इस्तवार दला लिटरेचर हिंदुस्तानी का भी विकल्प मौजूद हो, तो आप वहां पर गारसा दतासी की पुस्तक पर ही टिक करेंगे। ग्रियर्सन की किताब में पहली बार अनुसंधान पूर्वक और थोड़ी व्यवस्था से प्रवृत्तियों को दर्शाया गया। जैसे उन्होंने बताया कि कहाँ तक आदिकाल होना चाहिए या कहाँ तक आरंभिक काल है, भक्ति का उद्भव किस प्रकार से हो रहा है, भक्ति के उद्भव के बाद किस प्रकार से रीतिकाल उसी में समाविष्ट तरीके से प्रस्फुटित हो रहा है, और फिर चूंकि आधुनिक काल उस प्रकार से निर्मित हुआ ही नहीं था ग्रियर्सन के समय में, लिहाजा आधुनिक काल की वह रूपरेखा ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ में मौजूद नहीं है। इसके लिए उनको दोष ही नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आप अपने से पूर्व घटी घटनाओं को या साहित्यिक घटनाओं को तो अपनी पुस्तक में स्थान दे सकते हैं, लेकिन आप कोई ज्योतिषी थोड़ी न है कि आप बाद में घट सकने वाली घटनाओं को भी अपनी किताब में रख लेंगे। तो चूंकि ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ बहुत पहले आया और आधुनिक काल जो हम मानते हैं भारतेंदु के जन्म के बाद से, उसे उसने सही ढंग से देखा ही नहीं, तो यह आरोप मिथ्या हो जाता है कि उसमें आधुनिक काल मौजूद नहीं है या उस ढंग से मौजूद नहीं है। अब ग्रियर्सन की जो पुस्तक है, इसमें लेखकों और कवियों का वर्णन तो कालक्रमानुसार किया गया, उन्हें वर्गीकृत तो किया गया,
लेकिन उसमें सुव्यवस्था का अभाव है। सुव्यवस्था का अभाव समझने के लिए आपको उस किताब के मूल ढांचे को समझना होगा। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो ग्रंथ है वह कुल 11 अध्यायों में विभाजित है और उन 11 अध्यायों को काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया गया है। यह एक तरीके की वैज्ञानिकता है, लेकिन उस वैज्ञानिकता में प्रवृत्ति हावी नहीं होती है। जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, रामचंद्र शुक्ल का यदि आप इतिहास ग्रंथ पढ़ें, तो उस इतिहास ग्रंथ के आरंभ में ही उन्होंने साहित्य की इतिहास दृष्टि को स्पष्ट कर दिया है। याद कीजिए, जनता की चित्तवृत्ति के समूह के प्रतिबिंबन को उन्होंने साहित्य के इतिहास की लकीर के तौर पर रेखांकित किया है या पहचाना है। वह पहचान, वह सटीक इतिहास दृष्टि ग्रियर्सन के पास मौजूद नहीं थी। अब उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो यह हो सकता है कि ग्रियर्सन एक अंग्रेज थे, भारतीय संस्कृति और साहित्य से न तो उतने गहरे ढंग से परिचित थे और न ही उनका उतना आत्मिक स्नेह साहित्य के प्रति, हिंदी साहित्य के प्रति रहा हो। काम करना एक बात है और उसे बहुत आत्मीय ढंग से प्रस्तुत करना दूसरी बात है। ये दो अलग अलग बातें हैं, इसे समझा जाना चाहिए। बहुत व्यावहारिक दृष्टिकोण है। और तीसरी वजह यह भी है कि उस समय तक साहित्य को लेकर के बहुत शोध नहीं हुए थे। ग्रियर्सन के ही नेतृत्व में भारत में विशाल भाषा सर्वेक्षण हुआ था, आप सबको अगर याद हो या पता हो तो। और उस भाषा सर्वेक्षण से प्राप्त नतीजों के तौर पर यह पुस्तक लिखी गई थी। तो साहित्य से अधिक भाषा सर्वेक्षण का दबाव इस किताब में परिलक्षित होता है। अब उस भाषा सर्वेक्षण में भी बहुत सारी कमियां हैं। आप बहुत डिटेल में जाएं, विस्तार से पढ़ें तो आप पाएंगे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उन कमियों को रेखांकित किया है। आपको थोड़ा मजाक के लिए बता दूं कि द्विवेदी जी ने कहा कि ग्रियर्सन को हिंदी की तमाम बोलियों का ज्ञान नहीं था, तो उन बोलियों का आंकड़ा इकट्ठा करने के लिए या नमूना इकट्ठा करने के लिए वे अपने चपरासियों को भेज देते थे। तो कई बार उसमें उलटफेर हो जाया करता था। इसीलिए अगर आप ग्रियर्सन के भाषा सर्वेक्षण को पढ़ें तो बहुत सारे क्षेत्र एक बोली के समूह में आते थे, लेकिन उनको दूसरी बोली में डाल दिया है भूलवश या भ्रमवश। लेकिन चूंकि भाषा सर्वेक्षण का दबाव ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ पर मौजूद था, इसलिए भी भाषिक इतिहास दृष्टि तो ग्रियर्सन में मौजूद है, लेकिन साहित्यिक इतिहास दृष्टि उस ढंग से ग्रियर्सन की पुस्तक में मौजूद नहीं। उसके बावजूद ग्रियर्सन ने भक्ति काल, भक्ति चेतना और भक्ति संबंधित क्रांति को, जो अखिल भारतीय क्रांति हुई, उसको शायद सबसे पहले सबसे सटीक ढंग से पहचाना। अब उसमें भी बहुत सारे प्रतिरूपण हैं, बहुत कुछ हास्य रस से जुड़ी हुई बातें हैं कि उन्होंने कुछ जगह पे कृष्ण को क्राइस्ट कह दिया, जोड़ने की कोशिश की कृष्ण और क्राइस्ट को। तो हम उधर नहीं जाते, उधर उन्मुख नहीं होते हैं। हम जो हमारा टॉपिक है उस पर रहते हैं कि काल विभाजन प्रस्तुत किया, लेकिन उसमें वह सुव्यवस्थित वैज्ञानिकता नहीं थी, सुचिंतित इतिहास दृष्टि का अभाव था। और उसका कारण था, मैंने अभी आपको बताया कि 11 अध्यायों में विभाजित था। इससे पूरा जो ढांचा था
वह साहित्य इतिहास की दृष्टि से लचर हो गया था, ढीला ढाला हो गया था। अब कालक्रम की दृष्टि से ग्रियर्सन के बाद पुस्तक आती है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधुओं ने इसे 4 हिस्सों में लिखा। पहले 3 हिस्से 1913 में और आखिरी हिस्सा 1914 में प्रकाशित हुआ। अब उन्होंने कुल 5 हिस्सों में बांट दिया और उन 5 हिस्सों के भी उपवर्ग प्रस्तुत किए। मैं आपको क्रम से बता देता हूं कि कैसे, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। पहला हिस्सा नाम रखा आरंभिक काल, उसके 2 उपवर्ग किए, पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। पूर्व आरंभिक काल का समय है 700 विक्रम से 1343 विक्रम संवत। अब आप एक बात ध्यान रखिए कि जब हम विक्रम संवत कहते हैं तो उसे यदि आप ईस्वी सन में बदलना चाहें तो 57 की संख्या से उसे कम कर दें, यानी जो 700 दिया गया है उसमें -57 ऋण 57 कर देंगे तो आपको ईस्वी सन प्राप्त हो जाएगा। तो पूर्व आरंभिक काल 700 से 1343 विक्रम तक रखा। उत्तर आरंभिक काल 1344 विक्रम से 1444 विक्रम तक रखा। कालक्रम की दृष्टि से दूसरा जो कालखंड था उन्होंने उसे माध्यमिक काल कहा और इसे भी 2 हिस्सों में विभाजित किया, 2 उपवर्गों में विभाजित किया। पहला पूर्व माध्यमिक काल और दूसरा प्रौढ़ माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल का समय उन्होंने 1445 विक्रम से 1560 विक्रम निर्धारित किया और प्रौढ़ माध्यमिक काल का समय उन्होंने 1561 से 1680 विक्रम तक निर्धारित किया। अब तीसरा जो कालखंड है उसे उन्होंने अलंकृत काल नाम दिया और फिर इसे 2 हिस्सों में बांटा, पूर्व अलंकृत काल या पूर्वालंकृत काल और दूसरा उत्तरालंकृत काल या उत्तर अलंकृत काल। संधि है, इसको कहते हैं उत्तरालंकृत काल में अगर आप देखेंगे तो कौन सी संधि आएगी? उत्तर धन अलंकृत, उत्तरालंकृत, दीर्घ संधि। खैर संधि छोड़ते हैं। अलंकृत काल में जो पूर्व अलंकृत काल है उसे उन्होंने 1681 से 1790 विक्रम संवत तक निर्धारित किया और उत्तर अलंकृत काल को 1791 विक्रम से 1889 विक्रम तक निर्धारित किया। चौथा कालखंड जो उन्होंने चौथा बंटवारा किया वह था परिवर्तन काल, 1890 विक्रम से 1925 विक्रम तक। आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि मात्र 35 वर्ष का उन्होंने परिवर्तन कालखंड, एक ऐसा मतलब मुख्य कालखंडों में एक ऐसा कालखंड भी निर्मित किया जो मात्र 35 वर्ष का था और उसे परिवर्तन काल नाम दिया। कहीं कहीं पे संक्रमण काल के तौर पर भी वे लिखते हैं। परिवर्तन काल 1890 से 1925 विक्रम तक। और 5वां या अंतिम कालखंड जो उन्होंने जोड़ा वह था वर्तमान काल, कंटेम्परेरी पीरियड, वर्तमान काल, और उसे 1926 विक्रम से अब तक माना। यानी अब तक यानी जब वह ग्रंथ प्रकाशित हो रहा था 1913-14 तक। अब अगर आप मिश्र बंधुओं के काल विभाजन को देखें तो आप पाएंगे कि नामकरण में एक जैसी पद्धति का प्रयोग ही नहीं किया गया है, समरूपता है ही नहीं। कोई यह तो नहीं कहना चाहिए कि इतिहास दृष्टि नहीं है, इतिहास दृष्टि तो मौजूद है मिश्र बंधुओं में, लेकिन
उस इतिहास दृष्टि में सातत्य का घोर अभाव है। और जो उन्होंने विभाजन किया, उस विभाजन में कोई सुस्पष्ट आधार या कोई सुस्पष्ट सीमा रेखा निर्धारित नहीं की कि यह प्रवृत्ति, यह प्रवृत्ति, यह प्रवृत्ति। वैसे तो आप सभी को पता है कि जब साहित्य का इतिहास या भाषा का इतिहास रचा जाता है तो उसमें कोई एग्जैक्ट डेट, बिल्कुल निश्चित तिथि नहीं होती है कि बस इस तारीख को अपभ्रंश भाषा समाप्त होती है और उस तारीख से हिंदी भाषा शुरू होती है। लंबी प्रक्रिया है, विचार बदलने, प्रवृत्ति बदलने, भाषा के परिवर्तित होने, इन प्रक्रियाओं में एक लंबा समय लगता है। और उस लंबे समय को भी रेखांकित करना और उस परिवर्तनीय समय को समझते हुए इतिहास ग्रंथ की रचना करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। यह गुण आपको रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में दिखेगा। इसीलिए उनके इतिहास को हिंदी साहित्य का पहला वैज्ञानिक, सुचिंतित और सुव्यवस्थित इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इसी के साथ साथ उन्होंने, अगर आप ध्यान दें, जब मैं काल विभाजन बता रहा था मिश्र बंधुओं का, तो जो आरंभिक काल का पहला हिस्सा था, पूर्वारंभिक काल, उसे उन्होंने 700 विक्रम संवत से शुरू किया। 700 विक्रम संवत का अर्थ हुआ, जब आप 57 घटाएंगे 700 में तो 643 ईस्वी। और इस पर बहुत विवाद है, हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। यदि आपको याद हो तो भाषा संबंधी जो हमारी कक्षाएं हुई थी उसमें हम चर्चा कर चुके थे कि कुछ लोग क्यों 1050 के आसपास से मान रहे हैं और कुछ लोग क्यों 7वीं शताब्दी तक उसको ले जाना चाहते हैं। वह कौन सा महत्वपूर्ण फलक है इतिहास का, या साहित्य के वे कौन कौन से महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिसे हिंदी साहित्य में खींच लेने का लालच वे संवरित नहीं कर सक रहे हैं। यह बात मिश्र बंधुओं के बाद जब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या राहुल सांकृत्यायन आते हैं तब ज्यादा प्रबल होती है। आप उस कक्षा को सुनेंगे तो आप पाएंगे कि यह दृष्टि आपकी बिल्कुल सुस्पष्ट हो जाएगी कि कैसे विद्वानों ने अपनी विचारधारा के आधार पर साहित्य के आरंभ का कालखंड निश्चित किया। कहाँ से हिंदी साहित्य शुरू हो रहा है, उस शुरुआत को मानने में वैज्ञानिकता से अधिक कई बार भावनाएं काम करने लगी थी। विशेष तौर पर उन लोगों के लिए या विद्वानों के उस वर्ग द्वारा जो इतिहास को 7वीं शताब्दी से शुरू कर रहे थे। लेकिन जब मिश्र बंधु 7वीं शताब्दी से शुरू कर रहे थे तब उस समय दरअसल वे अपभ्रंश और हिंदी के सही अंतर को भांप नहीं पा रहे थे। और इसकी एक वजह है, दरअसल गुलेरी जी के कुछ बहुत महत्वपूर्ण शोध प्रबंध हैं। जब वे अपभ्रंश की अंतिम रूपरेखा को पुरानी हिंदी में चिन्हित करते हैं या अवहट को पुरानी हिंदी में धसाते हैं, वह विचार मिश्र बंधुओं के सामने स्पष्ट तौर पर नहीं था और इसलिए अपभ्रंश की तमाम रचनाओं को मिश्र बंधुओं ने हिंदी में समेट लिया है। वे सुस्पष्ट सीमा रेखा नहीं खींच पाए। यह स्वीकार किया जा सकता है कि अपभ्रंश से हिंदी अलग हो रही थी, अपभ्रंश की तमाम रचनाओं में हिंदी बीज रूप में विद्यमान थी, लेकिन उसकी चर्चा न करते हुए ठोस अपभ्रंश के ग्रंथों को हिंदी का ग्रंथ बता देना यह एक बड़ी भूल है मिश्र बंधुओं के ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में। तो यहां तक हमने आज चर्चा की है। अब अगली कक्षा में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन से फिर से शुरू करेंगे। इस कक्षा में इतना ही, क्योंकि आप आज जो पढ़ाया गया है उसे आप अच्छे से याद कर लें, कंठस्थ कर लें
और वे सभी बातें जो आज की कक्षा में हमारे बीच हुई हैं वे आपके दिमाग में बैठ जाएं, अच्छे से बैठ जाएं। केवल सुन लेना महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि उसे अपने दिमाग, अपनी स्मृति में कायम रखना भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो आज के लिए इतना ही, शेष अगली कक्षा में। धन्यवाद।